जय हिंद ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग BLI E 227 की शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल पेपर है। इसका परीक्षा जो फाइनल परीक्षा होता है वो भी प्रैक्टिकल होता है और ये पूरा ही प्रैक्टिकल पेपर है। और इसका जो पहला यूनिट है वो इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है और इस 227 का नाम है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड प्रैक्टिस। ये तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले जो चैप्टर में DDC के बारे में बताया गया तो उसी के बारे में हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो DDC का फुल फॉर्म है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये इसके 19th एडिशन को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और ये कई वॉल्यूम्स और टेबल्स शेड्यूल्स इसमें ये विभाजित है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है क्या नहीं। तो किसी भी पुस्तक को लाइब्रेरी में उसके निश्चित स्थान पर रखने के लिए या उसको दोबारा खोजने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके लिए कई लोगों ने नए नए नियम दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं या एक प्रक्रिया दिया। तो उसमें कई प्रक्रियाएं हैं। एक तो DDC हो गया, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऐसे ही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हो गया, रंगनाथन कॉलन क्लासिफिकेशन हो गया, या ऐसे कई चीज़ें हैं। लेकिन उसमें से DDC बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके में लिखा गया। हालांकि ये बहुत ही अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा कॉलन क्लासिफिकेशन है, बट वो थोड़ा सा टफ है। अच्छा, सबसे अच्छा तो है बट वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसलिए DDC भले ही थोड़ा ख़राब हो लेकिन ये आसान है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। 1873 में मेलविल डेवे ने इसको डिवाइज्ड किया था और इसको पहली बार पब्लिश किया था 1876 में USA में। तो इसके कई एडिशन्स हैं, जिसमें में से पहले 15 एडिशन तक ये केवल एक ही वॉल्यूम में पब्लिश किया जाता था। 16वें एडिशन से 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया जाने लगा और फिर अभी जो 8वां एडिशन था उसमें 3 वॉल्यूम में पब्लिश ये किया जाता था और जो 19वां है ये भी 3 में। तो पहले तीनों वॉल्यूम ये सारी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं ये धीरे धीरे हमें पता चलेगा। अभी तो इसका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि DDC क्या है, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें। तो 3 वॉल्यूम में डिवाइड होता है। 3 वॉल्यूम में सबसे पहले वॉल्यूम में मतलब 3 किताब आप समझ सकते हो, 3 किताब में ऐसे बताया गया होगा। तो पहले में बताया गया इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स, दूसरे वॉल्यूम में बताया गया शेड्यूल्स, थर्ड वॉल्यूम में रिलेटिव इंडेक्स। ये 3 वॉल्यूम है, इसका नाम हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है। और आगे के भी वॉल्यूम्स आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम लोग 19वां वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं तो आगे की नहीं है। आगे के ढेर सारे वॉल्यूम आ चुके हैं बट 19वां भी हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस में 19वां दिया है तो उसको हम पढ़ेंगे। तो 19th एडिशन ऑफ DDC ये क्या है, इसका जो 3 वॉल्यूम है इसका प्रकाशन जो है 1979 में हुआ था, 1979 में, और 3361 पेजेस इसमें थे और ये लाइट ग्रे कलर था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर आप लोग नेट JRF की प्रिपरेशन आगे करोगे तो उसमें हेल्पफुल हो सकता है। कलर वलर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिससे जो बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये हो गया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नीचे ये प्रेस के बारे में बताया गया है। बेंजामिन ए कस्टर एल्बनी NY न्यूयॉर्क्स, NY का मतलब न्यूयॉर्क, फॉरेस्ट प्रेस 1979, 3 वॉल्यूम्स। ये उस प्रेस का नाम था, कई बार उसको भी पूछ लिया जाता है। और मेलविल डेवे का नाम आप लोग याद ही रखना, उन्होंने डिवाइज्ड किया था इसे। अगला जो आता है नोटेशन, कुछ वर्ड्स के मैंने हिंदी भी सर्च कर लिए हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो। इसका हिंदी में अवेलेबल नहीं है कंटेंट, अभी इन्होंने इसको रूपांतरित नहीं किया हिंदी भाषा में और ना ही अन्य किसी इंस्टीट्यूट ने किया था। तो सबसे पहले इसमें आता है नोटेशन। नोटेशन मतलब किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह।
जैसे फिल्म में क्या होता है कि स्टोरी लिखी जाती है, कोई भी स्टोरी लिखी जाती है, तो उसको फिर दर्शाता कौन है? एक्टर्स या एक्ट्रेसेस। तो जो अभिनेता या अभिनेत्री होती हैं वो दोनों उस कहानी के नोटेशन होते हैं, उस कहानी के चिन्ह होते हैं, क्योंकि वो दिखा रहे हैं उस पूरे कहानी को एक्टिंग के द्वारा। तो ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो दर्शाते हैं, किसी विषय को दर्शाते हैं और उसके सब डिविजन्स को दर्शाते हैं कि जिससे आसानी हो उस विषय तक पहुंचा जा सके। तो ये नोटेशन हो गया इंपॉर्टेंट चीज़। अगला प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, दशमलव अंश के बारे में बताइए। तो दशमलव के बारे में हम लोग जानते हैं, इसकी खोज भी भारत में ही हुई थी दशमलव की। तो ये डेसिमल क्या होता है, इसको अंग्रेजी में डेसिमल बोलते हैं दशमलव को, जिसको पॉइंट भी बोला जाता है कई बार। तो ये जो डेसिमल होता है इसका कुछ रूल्स होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया गया है कि जैसे 10.5 दिया हुआ, तो ये जो 5 है इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब जो मेन नंबर है उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद के जो नंबर्स आते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। या हम बोल सकते हैं कि डेसिमल के राइट साइड, हम लोग LHS राइट हैंड साइड और RHS मैथमेटिक्स में पढ़े ही होंगे। तो ये जो डेसिमल के राइट साइड के जो पॉइंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि DDC इस पे बेस्ड है, आगे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि दशमलव के राइट साइड वाले जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। और कई बार क्या होता है कि पॉइंट लिखा नहीं होता है, तब भी हमें उसको पढ़ना होता है कि पॉइंट छुपा हुआ है। इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। अगला है एक कांस्टेंट प्लेस वैल्यू, निश्चित स्थान। इसमें क्या होता है कि ये जो DDC क्लासिफिकेशन है ये किसी भी बुक को पाने की या किसी भी बुक को किस जगह पे रखा जाएगा उसके लिए बनाए गए सिद्धांत हैं। तो इसमें कभी कभी मान लीजिए कुछ पुस्तक, मान लीजिए हिस्ट्री की कोई पुस्तक है, तो हिस्ट्री की पुस्तक किस नंबर में रखी जाएगी उसके लिए एक नंबर बनाया गया, और फिर उसका सब डिवीज़न एंशियंट हिस्ट्री है या पहले इंडियन हिस्ट्री आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा, ये 2 डिवीज़न हो गया। फिर इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब फिर मॉडर्न हिस्ट्री में 2 आ जाते हैं, एक तो आज़ादी के पहले की और आज़ादी के बाद की, 2 हिस्ट्री आ जाता है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन करने के लिए कई बार नंबर्स को जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, एक तो 5 दिया हुआ है, एक तो 5 दिया हुआ है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कैसे ऐड होगा? 5 + 5 5 हो जाएगा। यानी इसका एक निश्चित स्थान होता है। ये इसको जोड़ेंगे नहीं कि ये 5 + 5 ये 57 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो हर उसके राइट साइड में जुड़ जाएगा। तो उसका एक फिक्स जगह होता है, डिजिट्स का एक निश्चित स्थान होता है, कांस्टेंट प्लेस होता है। ये इसमें दर्शाया गया। अगला सुपरफ्लूटी ऑफ द राइट इन ज़ीरो। इसमें ये मैंने करके भी बताया है कि जैसे 9.5 है, ये 9.50 या 9.5000, ये सारे तीनों बराबर ही हैं। दशमलव अंक के बाद कितने भी जीरो लगा दो उसका कुछ भी महत्व नहीं होता है। ये इसमें दर्शाया गया। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, अगर 2 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 1123 है, इसको हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे 1123 या 1123, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। तो 1123 है तो और 23 दिया हुआ, तो ये 23 जो होगा ये 1123 से बड़ा होगा, ये हमें ध्यान देना। अगर 3 भी होगा तो 1153 से बड़ा होगा, क्योंकि ये जो 2 है 2 1 से बड़ा है। यहाँ जो फर्स्ट वर्ड है 1123 का फर्स्ट जो नंबर जो फर्स्ट नंबर है 1 है, और 23 का फर्स्ट नंबर 2 है, तो 2 बड़ा होगा। और ऐसे ही 1159 का जो फर्स्ट नंबर है 1 है, और जो 3 का फर्स्ट नंबर तो 3 ही है, तो ये इससे बड़ा है। तो ये हमें ध्यान देना होगा। तो 2 चीज़ें इसमें है। तो सुपरफ्लूटी ऑफ द राइट इन ज़ीरो, इन दोनों में 2 चीज़ें बताई गई। अगला है ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ डिजिट्स, हायरार्किकल रूप में होता है।
एक क्रम के रूप में होता है, ये इसके बारे में बताया गया कि एक पहले कौन सा आएगा फिर उसके बाद कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 5953 पहले आएगा और 954 बाद में आएगा। ऐसे ही 511 पहले आएगा, 512 बाद में आएगा। ऐसे ही 45 पहले आएगा और 512 बाद में आएगा। 301 पहले आएगा और 92 बाद में आएगा, क्योंकि 92 बड़ा है इससे। तो ये एक ऑर्डर में होता है, उसी के बारे में ये बताया गया। अगला डिपिक्शन ऑफ हायरार्की थ्रू नोटेशन। तो ये पदानुक्रम में होता है, एक अनुक्रम बना होता है कि जैसे क्या होता है, आपका भी हायरार्की होता है, मनुष्य का भी। जैसे एक दादा होते हैं तो उनका जो एक पुत्र होता है और फिर उनका जो पुत्र होगा वो पोते पोते होंगे। तो एक हायरार्की हो गया, एक पदानुक्रम हो गया। तो दादा हो गए, उनका बेटा हो गया और फिर पोते पुत्र। या हम ऐसे भी लिख सकते थे कि दादा, पिता और पोते पोती। तो ऐसे ही मान लीजिए 5 दिया हुआ है, तो ये दरअसल उसका जो रिलेटिव स्टेटस और उसका लोकेशन बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि लेफ़्ट साइड में कौन सा सब्जेक्ट रखे जाएंगे किसी बुक के, राइट साइड में कौन सा सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे। इसलिए ये हायरार्की रूप में होता है। जैसे 5 कोई मेन सब्जेक्ट हो गया, मैंने हिस्ट्री का बताया था। मान लीजिए 5 कोई मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया। अभी 5 का मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि 5 हिस्ट्री है, कुछ और होगा। तो 5 मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, तो उसका जो सब सब्जेक्ट होगा वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री, तो मान लीजिए 1 हो गया, 5 के बाद 1 आएगा। और फिर अगला जो होगा इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो ये 515 हो गया। तो ये हायरार्की होगा, 5 सबसे बड़ा, फिर उसके अंदर आएगा 1, 51 उसके अंदर आएगा और 515 उसके अंदर आएगा। ये हो गया। इसको एक और भी आसान तरीका है, उसको हम समझ सकते हैं। जैसे 515 जो है वो पेट हो गया, पूरा पेट अंदर का, जहाँ पे खाना वाना सब इकट्ठा होता है, आंत वगैरह सब होती है, ये सारी चीज़ें पेट हो गए, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है 51, मतलब जो मांस वगैरह होता है और नसें वगैरह होती हैं, ये 51 हो गया। और जो 5 हो गया वो ऊपर का स्किन हो गया। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, मतलब 5 के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं। ये मेरे बताने का मतलब था। नेक्स्ट है बेसिक प्लेन एंड कन्वेंशन ऑफ मिनिमम ऑफ 3 डिजिट्स। अच्छा, 3 डिजिट्स को बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए हैं। जैसे डीडीसी में क्या हुआ कि एक नंबर से कुछ सब्जेक्ट्स को डिफाइन कर दिया गया। जैसे 0 से जनरल या 1 से फिलोसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मेन क्लास इसको बोलते हैं, मेन क्लास। और इसको 10 भागों में डिवाइड किया गया। तो 0 से लेकर 9 तक, ये तो 10 ही भाग हो गए। तो 0 में जनरलिटीज़ आ गई, दूसरे में फ़िलॉसफी पहले में, और 1 में फ़िलॉसफी, 2 में रिलीजन, 3 में सोशल साइंसेस, 4 में लैंग्वेज, 5 में प्योर साइंसेस, 6 में टेक्नोलॉजी, 7 में द आर्ट्स, 8 में लिटरेचर, 9 में जनरल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री एंड देयर ऑक्सिलरीज। ये 10 जो मेन क्लास है, इसको हमें याद करना है, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सिंपल है, 10 ही हैं, तो ये याद किया जा सकता है। अब इसमें ये बताया गया है कि 0, ये जो पहले हैं 1 2 3 4 5 या 0, इससे पहले दशमलव लगाया जा चुका है, पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन उसको हम शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये बताया, इसमें ये बताया जा रहा है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। और इसमें एक कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन के तहत ये बताया गया कि कोई भी जो नंबर होता है वो 3 डिजिट्स से कम नहीं होगा। डीडीसी के सारे जो नंबर्स होंगे वो सारे 3 डिजिट्स में होंगे। जैसे जनरली 0 है, लेकिन 0 नहीं लिखा जाएगा, 000 लिखा जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे 1 के बाद दो 0 क्यों लगाया गया, 1 के पहले क्यों 2 0 नहीं लगाया गया, क्योंकि 1 के पहले डॉट लगा हुआ लेकिन वो इनविजिबल है। तो अगर
उससे पहले हम ज़ीरो लगा देंगे तो उसका कुछ महत्व ही नहीं होगा, तो इसके बाद में भी ज़ीरो लगाएंगे तो उसका भी कुछ महत्व नहीं होगा। पॉइंट के बाद कोई भी ज़ीरो लगाते हैं तो वो कोई फ़ायदा, उसका कोई महत्व नहीं होता है मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही 100 का मतलब हम इसको 100 भी नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे 100, क्योंकि 1 के पहले पॉइंट लगा हुआ लेकिन वो इनविजिबल है। अगर पॉइंट लगाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसकी ये बात हमें आगे समझ में आएगी। तो ऐसे 100 पढ़ेंगे, 200, 300, 400, 500, ऐसे 900 पढ़ेंगे। 3 डिजिट होगा और हर दशमलव में, हर संख्या में एक दशमलव लगा हुआ है, पहले से बताया गया। अब ये 3 वॉल्यूम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि डीडीसी की 3 वॉल्यूम्स हैं। ये कुछ जनरल टर्म्स थे जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी था। अब 3 वॉल्यूम्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स है। तो 7 ऑक्सिलरी टेबल्स हैं, इसके बारे में हम इसमें बताया जाता, फर्स्ट वॉल्यूम में बताया जाता कि इसमें 7 ऑक्सिलरी टेबल्स हैं, और ये डीडीसी का एक ब्रीफ हिस्ट्री देता है। और इसमें एक डेसिमल क्लासिफिकेशन एडिटोरियल पॉलिसी कमेटी, इसको DCEPC बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया। एडिटर का इंट्रोडक्शन भी दिया गया, तो ये इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं वॉल्यूम फर्स्ट में। तो हम जान लेते हैं कि ऑक्सिलरी टेबल्स क्या होता है। तो ये वॉल्यूम फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में बताया गया है 7 ऑक्सिलरी टेबल्स में। इसमें पहले आता है स्टैंडर्ड सब डिविजन्स, दूसरा एरियाज़, अगला सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर्स, फिर अगला आता है सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस, रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स, अगला लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है पर्सन्स यूज ऑफ देयर, दीज टेबल्स विल बी एक्सप्लेन टू यू इन ब्लॉक फर्स्ट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया। तो ये पर्सन्स आता है, 7 में पर्सन्स आता है, तो ये 7 ऑक्सिलरी टेबल्स होते हैं। अगला समरीज, तो ये 3 तरह की समरी होती है, 3 तरह की, फर्स्ट समरी, सेकेंड समरी और थर्ड समरी। तो फर्स्ट समरी में ये 10 मेन टेबल जो हम लोगों ने पढ़ा हो जनरल या 0 में दिया है, फर्स्ट में फिलॉसफी, तो ये 10 मेन क्लास में आता है। फर्स्ट समरी के अंदर ये 10 मेन क्लास आता है। अब ये जो 10 मेन क्लास है उसको फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो वो आएगा सेकेंड समरी में। जैसे मैंने बताया था कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही, तो वो सेकेंड समरी में आएगा। तो पहले वो सेकेंड समरी को हम पहले फर्स्ट समरी में जो आता है उसको हम बोलते हैं 10 मेन क्लासेस। सेकेंड समरी में जब 10 मेन क्लासेस को एक को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको डिवीज़न बोलते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप जब पढ़ोगे, इसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप पढ़ोगे भी तो समझ में आ जाएगा। तो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसको डिवीज़न बोलते हैं। मेन क्लास, फिर सेकेंड डिवीज़न हो गया। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए एक क्लास है 300 सोशल साइंसेस का, अब उसको फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले 310 में स्टैटिक्स, 320 में पॉलिटिकल साइंस, 330 में इकोनॉमिक्स, 340 में लॉज, 350 में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, 360 में सोशल प्रॉब्लम्स एंड सर्विसेज, 370 में एजुकेशन, 380 में कॉमर्स एंड 390 में कस्टम्स, एटिकेट एंड फॉकलोर। ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। थर्ड समरी भी आता है। अब थर्ड समरी में क्या होगा, ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया है डिवीज़न है, डिवीज़न का 10 पार्ट्स करते हैं। जैसे ये मेन क्लास हो गया सोशल साइंस, अभी इसका 10 डिवीज़न हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक दादा हैं सोशल साइंस, उनके 10 बच्चे हैं, फिर एक बच्चे का मतलब एक पिता के फिर 10 पुत्र हो गए या पुत्री हो गए, ठीक है, तो ये पूरा फैमिली हो गया। तो अगर हम सेक्शंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिवीज़न को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको सेक्शन बोलते हैं। जैसे इकोनॉमी हमने इसमें चुन लिया, तो इकोनॉमी में सबसे पहले 330 में क्या आएगा, इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा डिवीज़न हो गया। नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, लेबर इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट फाइनेंस इकोनॉमिक्स, लैंड इकोनॉमिक्स। अगला है कोऑपरेटिव सोशलिज्म एंड रिलेटेड सिस्टम, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स। तो ये अगला 10
सेक्शंस हो गए। तो सबसे पहले मेन क्लास, डिवीज़न और सेक्शंस, दादा पिता पोते पोती, ये हो गए। तो ये चीज़ें हो गई, ये हमारे वॉल्यूम फर्स्ट में ये सारी चीज़ें दी हुई थी। अब हम वॉल्यूम सेकेंड में चलते हैं, इसमें शेड्यूल्स दिए हुए हैं। तो शेड्यूल्स क्या होता है, ये लॉन्ग टेबल्स होते हैं जो न्यूमेरिकल ऑर्डर में दिए होते हैं और ये सब्जेक्ट के साथ एक क्रमिक संबंध स्थापित करते हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छे से क्रम उसको देते हैं, एक बहुत ही अच्छे से उसका पदानुक्रम हायरार्की प्रोवाइड करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ये कोर पार्ट होता है डीडीसी का। सेंट्रल कोर मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है और केंद्रीय भाग होता है, इंजन बोल सकते हो। कोर तो इंजन ही होता है, पेट। तो ये है, तो सबसे पहले इसमें हायरार्की आता है, शेड्यूल्स में हायरार्की आता है कि किसी भी सब्जेक्ट का सीक्वेंस, उसका सक्सेसिव सबऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें हायरार्की में शामिल होती हैं। जैसे इसमें बताया गया कि हायरार्की कैसे बनता है, जैसे सोशल साइंसेज हो गया, उसमें फिर इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें फिर फाइनेंस इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस इकोनॉमिक्स में मनी होगा, मनी में वैल्यू ऑफ मनी होगा, फिर मनी वैल्यू ऑफ मनी में फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लक्चुएशंस इन वैल्यू। किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसे तुरंत समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। तो ये उसी का हायरार्की दिखा रहा है कि जो दादा हैं वो सोशल साइंस हैं, उनके बेटे हैं इकोनॉमिक्स, पोते पोते हैं फाइनेंस इकोनॉमिक्स, उनके बच्चे हैं मनी और उनके बच्चे हैं वैल्यू एंड उनके बच्चे हैं फैक्टर्स। लेकिन जो वंश है वो एक ही है, सोशल साइंसेस का वंश। ठीक है, जैसे जातियाँ होती हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें तो ऐसे ही वंश जो है सोशल साइंस का ये वंश है। मेरे इस एग्जाम्पल से जाति प्रथा ही बदल जाएगी कि सोशल साइंस भी एक वंश है। तो ये है मेन क्लास, उसका सब डिवीज़न। तो ये हायरार्की, इसको दर्शाने का तरीका इसमें बताया गया। और इसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से राइट साइड में ये बढ़ता हुआ गया हुआ, तो एक तरीका होता है इसको दिखाने का। अगला सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, किस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ किसी नंबर पे पहुंचने के लिए, ये इसमें दर्शाया गया। किसी भी व्यक्ति के वंश पे पहुंचना हो, अभी महात्मा गांधी जी नहीं रहे लेकिन उनके पुत्र पुत्रियां जिंदा ही होंगे, या तो लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र या पुत्रियां जिंदा होंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उनके जो इस समय पोते पोते होंगे उनसे शुरू करके फिर उनके बेटे, फिर लाल बहादुर शास्त्री तक पहुंचेंगे। तो यही तरीका नंबर्स में भी होता है। तो इस सारे शेड्यूल को हम लोगों ने 001 से 999, हमने नहीं मतलब डीडीसी वालों ने, डीडीसी ने 000 से 001 से 009 तक न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ, और ये 3 डिजिट्स में होते हैं। ये तो हमारा कन्वेंशन के अनुसार ही है। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर हो और आपको 333 पे पहुंचना हो, तो सब 333 पे पहुंचने के लिए सबसे पहले 300 पे हमें जाना होगा, फिर उसके बाद 330 पे जाना होगा, फिर 333 पे हम पहुंचेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला है, जैसे मान लीजिए ये कौन सा, और इसमें बताया भी क्या है कि आप कैसे पहुंचोगे। ये पेज वाया जो लिखा वाया, जैसे रेलगाड़ी होता है दिल्ली से मान लीजिए जा रहा है बिहार तक, तो मान लीजिए गोरखपुर तक जा रहा है, ठीक है, तो उसमें अनाउंसमेंट करते हैं कि फ़लानी ट्रेन नई दिल्ली से निकलकर गोरखपुर को जाने वाली है और फ़लाने प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, और ये गाज़ियाबाद, मेरठ और ये लखनऊ ऐसे होकर जाएगी, मतलब वाया। तो जो हमें पहुंचना है, जो नंबर, वो दोनों नंबरों के बीच में जो चीज़ें आती हैं वो स्टेशन की तरह होती हैं, बीच के स्टेशन की तरह वाया। तो से हो करके ये इसमें दर्शाया है। जैसे मान लीजिए हमें 333.915 इस पे पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें 300 पे जाना होगा, फिर 330 पे जाना होगा, फिर 333 पे जाना होगा, फिर 333
0 पे जाना होगा, फिर 33391 पे जाना होगा, फिर 3339115 पे जाना होगा। तो ये तरीका है पहुंचने का किसी नंबर पे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द शेड्यूल। शेड्यूल को समझना भी आसान नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे ये क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे लिखा है 342.052 पावर्स फंक्शन एंड ड्यूटीज़। किसका? दादाजी का। किसका पावर? घर के मुखिया का। आजकल तो उसमें राशन कार्ड में महिलाएं घर की मुखिया हैं, तो सास बहू के सीरियल में भी घर की महिलाएं ही मुखिया होती हैं। तो पावर्स किसका? प्रधानमंत्री का। पावर्स किसका? चीफ मिनिस्टर का। किसका? फंक्शंस किसके? विद्यार्थियों के फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ड्यूटीज़ किसके? नागरिकों की ड्यूटीज़, लेबर्स की ड्यूटीज़, किसके ड्यूटीज़? तो ये बड़ा ही, ये जो वर्ड 3 वर्ड दे दिया आगे, पावर्स फंक्शन ड्यूटीज़, तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। लेकिन जब हम लोग इसको तोड़ेंगे 342.052 इसका फ्रैक्शन करेंगे तब हमें समझ में आएगा। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे इस पे, इसको 5 पे 342.05 इस पे जब हम पहुँचेंगे तब पता चलेगा पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ओ अभी समझ में आया। जब पूरा हमने पढ़ा इस पे जब हम पहुँचे 52 पे, तो हमें पहुँचा पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। अब इस पे कैसे हम पहुँचेंगे? 342 पे हमें जाना पड़ेगा। जब हम 342 पे पहुँचे तो हमें पता चला पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एक तो हम सबसे पहले 342 पे, ये सॉरी थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने, 342 पे जब हम पहुँचेंगे तो ये पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जब इस पे पहुँचेंगे 342.52 पे पहुँचेंगे तो पावर फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब सारा चीज़ स्पष्ट हो गया जब हमने इसका विस्तार किया, जब हमने इसको तोड़ा। तो ऐसे ही इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है, शायद इससे भी समझ में आ जाए। 546.342 सिंपल। क्या सिंपल भाई? सिंपल लिविंग, सिंपल ईटिंग, सिंपल रीडिंग, सिंपल गोइंग। व्हाट सिंपल? तो जब हम लोग इस पे पहुँचेंगे 346.34 पे, तब हमें पता चलेगा सिंपल सॉल्ट। ओ सिंपल सॉल्ट, इसके बारे में बता रहे हैं। फिर जब हम लोग इस पे पहुँचेंगे 546 पे पहुँचेंगे तब पता चलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब हमारा थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा तब हम इसको पूरा समझ सकते हैं। पूरा जब हम लोग इसको अटैच किए सिंपल सॉल्ट और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पता चलेगा इनऑर्गेनिक सिंपल सॉल्ट्स। तो ऐसे इसको तोड़ करके इसको समझा जा सकता है। तो ये हो गया। तो ये वॉल्यूम 2 में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। वॉल्यूम 3 में रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स में कोई आत्महत्या करने वाली बात नहीं है कि ये क्या आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गए, बिल्कुल। तो ये इंडेक्स है, जस्ट इंडेक्स। इसमें सिर्फ इन्होंने नाम दे दिया बढ़िया। जैसे है तो मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, वो किसी स्टेट का राजा हो। अभी तो राजा नहीं बनते लोग, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन कभी मान लीजिए राजा हो तो उसको बोलते थे ना राजाधिराज महाराज फलाना ढिमाका पधार रहे हैं। उनका नाम तो छोटा सा ही होता था, तो फिर उनके आगे ये सारी चीज़ें लगा दी जाती थी, ये दर्शाने के लिए कि वो बड़े हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। ऐसे ही इंडेक्स सिंपल ही, सिंपल इंडेक्स ही रिलेटिव लगा दिया। हालांकि उन शब्दों का महत्व भी होता, ऐसे ही रिलेटिव का भी महत्व होता था, क्योंकि ये जो रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव इंडेक्स और नॉर्मल इंडेक्स में जैसे बोल रहे हैं कि किसी को बोल दिया जाए कि उस समय समय के राजा पधार रहे हैं, तो राजा वो व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। तो कुछ समझ में नहीं आए कि वो साधारण व्यक्ति है या कोई विशेष है। तो ऐसे भारी भरकम जब शब्द यूज किए जाते थे तो लगता था हाँ वही मेन महाराजा ही है। तो ऐसे ही रिलेटिव इंडेक्स भी इंडेक्स का एक टाइप बोल सकते हैं हम लोग, जो ये दर्शाता है वो जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है और उसका जो टर्म है
उसके बीच में एक तो संबंध दर्शाता है, दूसरा जो टर्म्स और कंटेक्स्ट हैं उसके बीच में भी रिलेशनशिप दर्शाता है। तो इसलिए इसको रिलेटिव इंडेक्स बोलते हैं, है ये इंडेक्स ही। अगला है ट्रांसक्रिप्शन, ये इसी में वॉल्यूम 3 में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वॉल्यूम 3 हमारा हो गया। अगला ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ क्लास नंबर। अब जो क्लास नंबर्स होते थे उसका हम लोग प्रतिलिपि कैसे बनाएं या उसको हम लोग पढ़ें कैसे, इस तरह से बताएं। तो सबसे पहली चीज़ बताया गया कि कन्वेंशन में ही कि 3 डिजिट से कम नहीं होगा कोई भी नंबर, हमें पता है। दूसरा, हर नंबर्स में डॉट लगाए होते हैं, ये भी पता है हमें। तीसरी जो बात है कि अगर मान लीजिए 3 नंबर हो गए, 3 नंबर है 3 2 4, उसके बाद चौथा नंबर भी आ गया, 4 नंबर दे दिए गए, तो 4 डिजिट से पहले एक डॉट लगाना होगा। हर 3 डिजिट्स के बाद एक डॉट लगाना होगा। जैसे 3 2 4 डॉट 3, 3 6 2 डॉट 1 4। अभी अगर 4 हैं 5 हैं तब उसके लिए बताया जा रहा है, 6 तक बताया जा रहा है, ठीक है। 6 नंबर हैं तो 3 के बाद डॉट लग जाएगा, भले ही एक डॉट और लग जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, मैथमेटिक्स के तो ये खिलाफ है, धरना दीजिए फिर जा कर के। तो इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स के खिलाफ है भले ही, लेकिन ये साइकोलॉजिकल पॉज की तरह है, साइकोलॉजिकल पॉज की तरह, मतलब हमें समझने के लिए बताया गया। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या बोलती है कि 3 to 4.12 याद करना आसान है एज़ कम्पेयर टू 3 to 4.12, इसकी तुलना में इसको याद करना आसान है। तो भले ही मैथमेटिकल रूल्स का वायलेशन हो रहा है कि हम डबल डॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि डॉट पहले इनविजिबल है, उसके बाद भी डॉट नहीं लगा सकते, लेकिन ये समझने के लिए, साइकोलॉजिकल पॉज के लिए। तो आई होप अब धरना देना कैंसिल। तो ये डॉट हो गया। अगला स्पेसेस का भी हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि अगर 3 नंबर से ज़्यादा हो और 6 नंबर से कम, 6 नंबर तक हो तो हम डॉट लगाते हैं। स्पेस कब लगाते हैं, जब 6 नंबर से 6 डिजिट से भी ज़्यादा हो, 6 डिजिट से भी ज़्यादा कोई नंबर हो, कोई क्लास नंबर जो हो ठीक 6 डिजिट से भी ज़्यादा हो, जैसे 3841065। अब इसमें तो 4 3 7 नंबर आ गए, तो इसमें क्या किया जाएगा कि हम डॉट लगाएंगे 3 नंबर के बाद, 384 के बाद, फिर उसके बाद 106। अब 8-10 डॉट तो लगा नहीं सकते, तो हम लोग स्पेस यूज़ करेंगे। तो 384.106 स्पेस 5, तो मतलब अगर 6 डिजिट है या उससे कम है तो डॉट लगाएंगे, 6 डिजिट से ज़्यादा है कोई नंबर तो डॉट प्लस स्पेस दोनों यूज़ किया जाएगा। ये सारे रूल्स हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, ये बताया गया 621.388000287। अब इसमें क्या किया, 621 डॉट पहले से 388 स्पेस 002 स्पेस 87, ये हो गया। ऐसे ही ये कुछ सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज हैं, आप लोगों को करना चाहिए। और ये बुक्स वगैरह आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मोबाइल आपको उल्टा करना होगा, उसके लिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा नंबर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑब्सोलीट इंट्रीज। ऑब्सोलीट मतलब होता है अप्रचलित, ये प्रचलन में नहीं है ऑब्सोलीट का ये मतलब। तो पहले क्या होता है कि नंबर्स को हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते थे, लेकिन अभी उसका यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, क्या करें। तो इसमें कुछ नंबर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि इतिहास हम पढ़ते ही हैं, तो इतिहास से हमें पता चलता है डेवलपमेंट। तो अगला है नेवर असाइंड नंबर्स। कुछ जगहों पे इसका यूज हो सकता है, जैसे नेवर असाइंड नंबर्स। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं वो जो अभी भी उसके लिए कोई सब्जेक्ट वगैरह असाइन नहीं हुए हैं, जैसे 004 005, और इसका भी नंबर वगैरह कुछ असाइन नहीं होगा। ये नए सब्जेक्ट अगर कोई आने वाले हैं तो उसके लिए असाइन करने में आसान होते हैं। तो कुछ वैकेंट नंबर्स होते हैं। अगला अनअसाइन नंबर्स, कुछ ऐसे जैसे एडिशंस निकलते हैं, जैसे ये इसी का डीडीसी का देख लिया जाए तो अभी तो ढेर सारे एडिशन निकल चुके हैं, 23 से ज़्यादा एडिशन निकल चुके हैं। तो
ऐसे ही जब नेक्स्ट एडिशन आने वाला होता है तो उसके लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसके लिए नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, अनअसाइन नंबर्स। अगला लेफ्ट वैकेंट ओनली, मतलब किसी भी पुस्तक के बाएं साइड जगह छोड़ने के लिए नंबर असाइन किए जाते हैं। ऑप्शनल और दाहिने या बाएं ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑप्शनल क्लास नंबर, ये इम्पोर्टेंट, सर ने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो द फोर्थ कैटेगरी बिलोंग्स टू ऑप्शनल क्लास नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, सब सब्जेक्ट्स हैज़ बीन शिफ्टेड टू अदर नंबर्स। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो दूसरे नंबर में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई 1 में हो और उसको 2 में शिफ्ट कर दिया जाए तो 1 वाला तो खाली हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें इसमें आ जाती हैं ऑप्शनल क्लास नंबर्स में। अगला है फॉर्मरली नोट्स। ये इसमें ये बताया गया कि लिंक्ड विद वन काइंड ऑफ ब्रैकेट नंबर्स एज फॉर्मरली नोट्स appended to some entries. When in the process of revision, a subject is partially or wholly relocated to a new number, then at the new places, a note is given describing the former number, this newly shifted number. This note is in the form of formerly printed in italic encoded. इसमें जो नंबर शिफ्ट किए जाते हैं तो जहाँ से शिफ्ट किए जाते हैं उसका फॉर्मल नंबर भी लिख दिया जाता है कि भैया वहाँ से उठा के लाया गया। तो यही है, इसमें भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। तो आई होप हम लोग समझ गए पूरे इस चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ेंगे और बस आप लोग तैयारी करिए और ईच वन टीच वन की कॉन्सेप्ट्स को आप लोग आगे बढ़ सकते हैं कि आपको जितना आता है वो दूसरे को आप पढ़ा सकें। जैसे मुझे इस तरह से मैंने वीडियोस बना दिए आप लोगों के लिए, तो आप अन्य लोगों को हेल्पफुल हो जाएगी। जो जिसे समझ में नहीं आता उसे समझ में आ सकता है। दूसरा जो मुझे आता है जैसे योग में सीखता भी हूँ, करता भी हूँ और लोगों को सिखा भी देता हूँ। पार्क्स में अगर मैं योग कर रहा हूँ तो बच्चे हैं उनको फ्री में सिखा दिया। तो ऐसे फ्री में आप कुछ भी सिखा सकते हो। यूट्यूब आपके पास एक अच्छा माध्यम है, आप वहाँ पे लोगों को फ्री में कुछ भी बता सकते हो। इससे क्या होगा, एक तो आपका ज्ञानवर्धन होगा और दूसरा लोगों को मदद मिलेगी। तो और आपको भी फ़क्र होगा कि आपने भी समाज के लिए दुनिया में कुछ किया आपकी मृत्यु से पहले। पता नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए, तो ये सब पुण्य के काम है, आप कर सकते हो। और बाकी अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो। अंग्रेजी सीख लिया, ये सारी चीज़ें इस कोरोना लॉकडाउन में। आई होप यू ऑल मैच्योर पर्सनालिटीज़, सो डू योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।